5 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी की आक्रोश रैली, उपायुक्त के माध्यम से सीएम को सौंपा ज्ञापन। शिमला के खंडल में जुडिशियल एकेडमी के पास हुआ भारी भूस्खलन, NH 205 यातायात के लिए बाधित। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन, मांगे न माने जाने पर 29 नवंबर को होगा बड़ा आंदोलन। हिंदी दिवस तक सीमित ना हो हिंदी भाषा, इसे व्यवहारिक बनाने की जरूरत, आज देश मना रहा हिंदी दिवस। 17 सितंबर को 11 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे हिमाचल विधानसभा को संबोधित। 93 विधायकों व 11 सांसद होंगे कार्यक्रम में शामिल। विधानसभा के 96 कर्मचारियों का होगा RT-PCR टेस्ट। चंबा के चुराहा में आग के धुएं की भेंट चढ़ी 4 जिंदगियां, पिता सहित 3 बच्चों की दर्दनाक मौत। और शिमला के वार्ड नंबर 11 में हो रहे विकास कार्यों से लोग खुश, लोगों का कहना पार्षद कर रही बेहतर कार्य। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीफ टाइम्स में। मैं हूं लक्ष्मी ठाकुर और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी खुलकर बागवानों के साथ आ गई है। सेब मार्केट में सेब के दाम गिरने और बागवानी मंत्री के बयानों के विरोध में राजधानी शिमला में आक्रोश रैली निकालकर रोष प्रदर्शन किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार की अनदेखी और बचकाना निर्णयों से बागवान हताश और दुखी है। शेरे पंजाब से उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली में पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा बागवानों ने भी भाग लिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। पार्टी के कई नेताओं ने जुलूस को संबोधित किया। उसके बाद उपायुक्त के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी सौंपा। पार्टी के राज्य कन्वीनर DN चौहान ने कहा कि बागवानी मंत्री के लगातार बेतुके बयानों से बागवानों का मनोबल टूटा है, इसलिए बागवानी मंत्री से बागवानी विभाग वापस लिया जाए। सेब मंडी में गिरावट का एक कारण मार्केट इंटरवेंशन स्कीम यानी MIS के तहत खरीदा गया सेब मार्केट में बेचा जाना भी है। MIS C ग्रेड क्वालिटी का सेब होता है और इसे बेचने से सेब मार्केट में गिरावट आ रही है, इसलिए इसे प्रोसेसिंग प्लांट में भी भेजा जाए। साथ ही हिमाचल के बागवानों की सेब की लागत का 2 गुना समर्थन मूल्य दिया जाए ताकि बागवानों को राहत मिल सके। सरकार द्वारा सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने के कारण भी सेब के बीच में विदेशी सेब आने से बहुत असर पड़ रहा है, इसलिए सेब के आयात को ध्यान में रखते हुए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की सिफारिश की जाए। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आड़ती और लदानी द्वारा सेब की पेमेंट न दिए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। सेब आड़तियों की भांति लदानी का भी सत्यापन करवाया जाए और उनसे बैंक गारंटी ली जाए ताकि बागवानों के खून पसीने की कमाई को कोई ना हड़प सके। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने सरकार को चेताया है कि अगर सरकार अभी भी बागवानों की समस्याओं पर गंभीर नहीं होती है तो इस आंदोलन को बागवानों के साथ और उग्र किया जाएगा। इस रैली में पार्टी की ओर से कन्वीनर DN चौहान, चीफ एडवाइजर नंदीवर्धन जैन, महिला विंग प्रभारी आशिमा वर्मा, नरेंद्र ठाकुर, सुधीर ठाकुर के अलावा महिलाओं और बागवानों ने भी भाग लिया। हिमाचल प्रदेश सरकार हालांकि लीपापोती करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि बागवान इससे कहीं भी संतुष्ट है। आज राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी का ये एक आक्रोश रैली है। क्या कहना चाहेंगे कि बागवानों के लिए आपकी मुख्य जो बिंदु है वो कौन कौन सी मांगे? हमारे जो डिमांड है सरकार से, एक तो MIS में जो सेब खरीदा गया है उसको ऑक्शन ना किया जाए, मार्केट में ना भेजा जाए, उसको प्रोसेस किया जाए। दूसरा है कि जो CS स्टोर्स हैं HPMC ने बनाए हैं यहाँ हिमाचल में, उनको बागवानों के नाम से, नामात्र के बागवान के नाम से वो किसी आड़ती को या व्यापारी को दिए जा रहे हैं। वो FPOs जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनी है उनको सुविधा दी जाए ताकि फार्मर उनके साथ जुड़ के अपना जितना भी प्रोड्यूस होता है छोटा मोटा थोड़ा बहुत वो अपना वहाँ रख पाए। मुख्यमंत्री का यह बयान है, प्रदेश के मुख्यमंत्री का, कि अगर ऐसी बात है तो आप लोग सेब ना तोड़ें। एक तो ये अपरिपक्व बयान है, दूसरा बयान उनका ये है तोड़ दिए तो घर में रखो। ये कितना एक प्रदेश के मुखिया से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या इस तरह के बयानबाजी से बागवानों को कोई लाभ होने वाला है? कुछ हद तक सही है कि चलो आप रोक सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक के लिए आप नहीं रोक सकते हो सेब को। आपको तोड़ना भी पड़ेगा, आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, आप स्टोर नहीं कर पा रहे हो तो आपको बेचना भी पड़ेगा। तो उनके मंत्री ये बोल रहे हैं कि सड़कों पर रख के बेचा जा सकता है, स्वयं बागवान बेचें। अभी प्रेजेंट सरकार
लगता है इनका इसके प्रति कोई अच्छा रवैया नहीं है। ये इम्पॉसिबल काम है। बागवान सड़क पर कहाँ कहाँ बेचेगा, कहाँ जाएगा वो बेचने के लिए? चंडीगढ़ जाएगा, दिल्ली जाएगा या शिमला की मार्केट में जाएगा? जो ऑलरेडी सड़क पर बेच रहे हैं वो क्या करेंगे? आज आप ये ज्ञापन सौंप रहे हैं सरकार को, उसके बाद की क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग है? बागवानों का एक संयुक्त मंच कृषकों का बना है, उनको डिस्कस करके कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि सरकार से हम टेकअप करें। सरकार नहीं करती है तो अब अगले इलेक्शन आ रहे हैं, तो नेक्स्ट इलेक्शन में बागवानों को चाहिए, किसानों को चाहिए कि ऐसी सरकार को वोट ना दें। आप अगले जो चुनाव लड़ रहे हैं, बागवानी एक बड़ा मुद्दा होगा। जी बिल्कुल होगा। ये बागवानी, खेती, ये बड़ा मुद्दा होगा। उसके लिए स्ट्रेटेजी है, हमारे पास प्लान है कैसे हम करेंगे। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने प्रदेश में बागवानों के आंदोलन को उग्र रूप देते हुए धरने और जुलूस निकालकर सरकार को अल्टीमेटम तो दे ही दिया है, लेकिन सरकार के मंत्री इस विषय पर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून रुखसत होने वाला है, लेकिन जाते जाते ये मानसून जमकर कहर बरपा रहा है। प्रदेश में बीते 3 दिन जमकर बारिश हुई। इस दौरान प्रदेश में जगह जगह पर भूस्खलन की घटनाएं पेश आई, जिसमें भारी नुकसान हुआ है। शिमला से लगभग 20 किलोमीटर दूर घंडल में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पास हुए भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने सड़क को खोलने का कार्य आरंभ कर दिया है, लेकिन जिस तरह से यहां पर सड़क क्षतिग्रस्त हुई है, उसकी वजह से सड़क को खोलने के लिए काफी समय लगेगा। लगातार हो रही बारिश की वजह से शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर में जगह जगह भूस्खलन होने से जनजीवन खासा प्रभावित रहा। मौसम विभाग ने प्रदेश में 25 सितंबर के बाद मानसून के विदा होने की संभावना जताई है। प्रदेश में भारी बारिश की वजह से शिमला के घंडल में जुडिशियल एकेडमी के पास भारी भूस्खलन होने से NH 205 यातायात के लिए पूरी तरह से बाधित हो गया, जिसके बाद से अब शिमला आने जाने के लिए घनाटी कालीहट्टी मार्ग का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं इससे पहले सोमवार को शिमला में शोगी महली बाईपास रोड पर ब्यूलिया के पास एक डंगा गिर गया था, जिसकी वजह से यहां भी मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए ठप हो गया था। वहीं जहां प्रदेश के निचले इलाकों में बारिश हो रही है, वहीं किन्नौर में ताजा हिमपात भी हुआ है। चोटियों पर बर्फ गिरी, जिससे किन्नौर में ठंड की दस्तक हुई है। कुल्लू से काजा और केलोंग से लेह के लिए बस सेवा बंद कर दी गई है। 18 सितंबर तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। इधर शिमला मंडी रोड के नालहट्टी कालीहट्टी हो जाने के कारण इस संपर्क सड़क पर भी लंबा जाम लग रहा है। ये सड़क पहले ही बेहद तंग है और इस पर यातायात का जमवाड़ा बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ रहा है। आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ प्रदेश के 38,000 कर्मचारियों की मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत है, लेकिन सरकार अभी तक इन कर्मचारियों की मांगों को लेकर कोई सकारात्मक रुख नहीं अपना रही है। सरकार की बेरुखी के चलते एक बार फिर से संघ ने शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। संघ का कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो 29 नवंबर को प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के आंगनवाड़ी वर्कर्स हिस्सा लेंगे। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश महामंत्री शीतल करोल ने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मचारी कई बार मांगों को सरकार के समक्ष उठा चुकी है, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिले हैं। उन्होंने मांग की है कि सरकार को आंगनबाड़ी स्कूलों को ही प्री प्राइमरी स्कूल बनाना चाहिए। इससे सरकार को अतिरिक्त ढांचा भी खड़ा नहीं करना पड़ेगा। वहीं उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों को काफ़ी काम दिया जाता है और उनके काम करने का समय भी तय नहीं है। उन्होंने मांग की कि सरकार को उनके लिए नीति बनानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आगामी 29 नवंबर को प्रदेश में अपनी मांगों को मनवाने के लिए महाधरना दिया जाएगा। सबसे पहले कि जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, स्कीम वर्कर्स जो भी हैं कर्मचारी, उनको आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए। उसके लिए हमने उनमें डिमांड लिख के दी है, या तो हमारी कोई श्रेणी निर्धारित की जाए। प्री स्कूल को सरकार एक चलाने वाली है, तो जो 45 साल से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्री स्कूल को अनौपचारिक रूप से चला रही थी, हमारी मांग है कि सरकार के पास आर्थिक भी कमी रहती है, हमेशा रोता रहती है सरकार की आर्थिक अभाव है। तो हम कह रहे हैं जो अनौपचारिक से एक स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है प्री स्कूल का, उसी को मान्यता देते हुए औपचारिकता रूप से हम उसको प्री स्कूल को चलाएं। लेकिन सरकार का भी हमारे को 15 फरवरी को जब हमने धरना दिया था, तो उसके बाद भी हमारे मंत्री जी से बैठक हुई थी, सरवीन चौधरी जी से, तो उसके बाद भी हमें ना कोई प्रोसीडिंग मिली है कि उन मांगों पे क्या
एक्शन लिए है या क्या उन्होंने कदम उठाया, कोई पता सता नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग हमें आज दोबारा से खड़ा होना पड़ा यहाँ के, क्योंकि हमें ना कोई उनका ऐसे, जब उनसे मिलो तो बोलते हैं कि हाँ कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई ना ब्लैक एंड वाइट में हमें कोई अभी तक पता चला कि उन्होंने कोई डिसीजन लिया या नहीं लिया। तो हमारी मांग यही है कि प्री स्कूल में हमें मान्यता दें, उससे सरकार का भी आधा बोझ कम हो जाएगा, क्योंकि यदि प्री स्कूल का पैरेलल स्ट्रक्चर खड़ा करती है तो इसका अरबों रुपए का भार जो है हिमाचल सरकार पे पड़ेगा। हमारे पास स्ट्रक्चर भी है, स्टाफ भी है, ऑलरेडी हम ऑनरेडिंग भी ले रहे हैं। यदि हमारे लिए पॉलिसी बना दी जाती है तो उसमें क्या होगा, उनको थोड़ा सा ऐड करना होगा। लेकिन जो एक अलग से प्री स्कूल के लिए अलग से स्ट्रक्चर खड़ा करती है सरकार, तो बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ बढ़ेगा सरकार के ऊपर। क्योंकि जब भी हम अपने लिए मानदेय की बात करते हैं कि हमारे को इतना मानदेय या किसी श्रेणी में डाल के इस तरह से कोई पॉलिसी बना दी जाए जिससे हमारे घर आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाए। क्या हमारे स्कीम वर्कर्स को जब सुबह से लेके शाम तक कोई हमारे वर्किंग आवर्स है ही नहीं, कहीं भी नहीं। जिस हिंदी को आज हम बोलते, सुनते, पढ़ते हैं वो 3400 साल में बनी है। 1500 ईसा पूर्व में हिंदी की माँ कही जाने वाली संस्कृत की शुरुआत हुई थी। 1900 ईस्वी में हिंदी खड़ी बोली में लिखना पढ़ना शुरू किया गया। हिंदी को व्यवहारिक भाषा न बनाकर हमने इसे सरल करते हुए इसको तोड़ना शुरू कर दिया और आज ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। दरअसल इंसान कम प्रयास से अधिक फायदा पाना चाहता है। जैसे सत्येंद्र से सतेंद्र, सतेंद्र को सतेन, और अगर संभव रहे तो सतेन को सिर्फ सत्तू बोलकर काम चलाना चाहता है। हिंदी के भाषा बनने का कारण यही आसानी है। हिंदी भाषा हिंदुस्तान की पहचान है जिसे देश में सबसे अधिक बोला जाता है। हमारे देश में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा भी हासिल है। राष्ट्रभाषा के प्रचार और प्रसार के लिए ही 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी के प्रचार के लिए तत्कालीन भारतीय सरकार ने 14 सितंबर 1949 से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। भारत में अधिकतर क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है, इसलिए केंद्र सरकार की कामकाज की भाषा हिंदी ही होनी चाहिए। फिर भी आज तक न्यायालय और राजस्व की भाषा बनने के लिए हिंदी तड़प रही है। न्यायालय और राजस्व दोनों ही आम जन से जुड़े हैं और आम जन की समझ से परे भी है। बहरहाल सवाल ये उठता है कि हिंदी दिवस मनाने से राष्ट्रभाषा का प्रचार और प्रसार बड़ा है क्या? अगर बड़ा है तो गांधी से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक सबने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग की थी, लेकिन आज तक ये संविधान की भाषा क्यों नहीं बन सकी? फिर भी प्रेम, स्नेह, सौहार्द, स्वाभिमान की भाषा हिंदी थी और हिंदी ही रहेगी। इसी उपलक्ष्य में IIRD के प्रबंध निदेशक और प्रकांड विद्वान डॉक्टर LC शर्मा ने भी हिंदी दिवस पर सभी को बधाई संदेश दिया और कहा कि हिंदी हमारा गर्व और गौरव है। ये दिलों में बसने वाली भाषा है। देशवासियों को बधाई। हिंदी जगत के लेखकों, साहित्यकारों, कवियों, वक्ताओं व श्रोताओं को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आओ प्रयास करें हिंदी को अपने जीवन की अभिव्यक्ति व सार ग्रहण करने का अविचल माध्यम बनाएं, क्योंकि हिंदी विचारों की प्रवाहिनी है, हिंदी गति की दायनी है। हिंदी एक ओर देश को समेटने की एक डोर है तो दूसरी ओर हिंदी भाषाई वैज्ञानिकता में जयशंकर की कामायनी है। हिंदी दिवस पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें यदि राष्ट्र की उन्नति और प्रगति में साझेदार होना है और आपसी सद्भाव के साथ आगे बढ़ना है तो ये कार्य सर्वथा हिंदी ही कर सकती है। इसे साज सज्जा की भाषा न बनाकर व्यवहारिक भाषा के रूप में अपनाने के लिए प्रयास होने चाहिए। हिमाचल प्रदेश को अस्तित्व में आए हुए 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। प्रदेश इस वर्ष को स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मना रहा है। इस उपलक्ष्य में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 17 सितंबर को हिमाचल विधानसभा को संबोधित करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने इसकी जानकारी दी। विपिन सिंह परमार ने बताया कि 12 बजे कार्यक्रम के बाद लाइब्रेरी हॉल में वर्तमान व निवर्तमान विधायकों का सम्मान समारोह होगा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष सहित अन्य गणमान्य लोग भी शामिल होंगे। विपिन परमार ने कहा कि हिमाचल के अस्तित्व के 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। हिमाचल सरकार 50 वर्षों के विकास की गाथाओं का अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से व्याख्यान कर रही है।
कोरोना के चलते ये कार्यक्रम पहले नहीं हो पाए, अब कोरोना के नियमों के अनुरूप ही कार्यक्रम किए जाएंगे। इसी के अंतर्गत 17 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 11 बजे हिमाचल विधानसभा में संबोधन देंगे। उन्होंने कहा कि जो भी सदस्य विधानसभा के सदस्य रहे हैं उन्हें आमंत्रण दिया गया है। सभी अतिथियों के रहने का इंतजाम विधानसभा सचिवालय ने किया है। इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य उन सभी महान विभूतियों को याद करने का है जिन्होंने हिमाचल के विकास की गाथा लिखी है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व 2 राष्ट्रपति विधानसभा को संबोधित कर चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कुल वर्तमान और निवर्तमान 93 MLA और 11 सांसदों ने कार्यक्रम में आने के लिए सहमति जताई है। आगंतुकों को आने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि विधानसभा के 96 कर्मी का RT-PCR टेस्ट होगा। विपिन परमार ने बताया कि 12 बजे कार्यक्रम के बाद लाइब्रेरी हॉल में वर्तमान और निवर्तमान विधायकों का सम्मान समारोह होगा, जिसमें पूर्व के मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष सहित अन्य गणमान्य लोग भी शामिल होंगे। पूर्ण राज्य ऐसा करके जो हिमाचल प्रदेश इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, और हेतु यही है कि वर्तमान पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से ये बताया जाए कि हिमाचल प्रदेश के गठन से लेकर के आज तक जिन भी राजनीतिक पार्टियों को सरकार बनाने का मौका मिला, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के उत्थान, विकास, तरक्की और खुशहाली के लिए क्या कुछ किया। मुख्य हेतु तो यही है। दूसरा, इस कार्यक्रम को और इवेंटफुल बनाने के लिए और उसका महत्व और बढ़ जाए तो हमने माननीय राष्ट्रपति जी से कुछ दिन पहले मैंने मुख्यमंत्री जी से मिल करके उनको निमंत्रण दिया था और उन्होंने स्वीकार किया है। अब जब उनका आशीर्वाद हमें यहाँ पर मिलेगा तो इस कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ जाएगी। मुख्यतः तो मैं यही कहूँ, जितने भी निवर्तमान विधायक हैं जिन्होंने अपनी हाँ कही है उन सभी को सम्मानित किया जाए। चंबा के चुराह में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। यहाँ पर आगजनी की घटना पेश आने से दम घुटने से एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। इस दिल दहला देने वाली घटना में पिता सहित 3 बच्चों की मौत हुई है। वहीं एक घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जाँच में पुलिस जुट गई है। जानकारी के अनुसार चंबा के तीसा उपमंडल के तहत जुंगरा के करातोश गांव में यह घटना पेश आई है। आधी रात को घर में अचानक आग भड़क गई। इस भयंकर अग्निकांड में परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। इनमें पिता के अलावा 3 बच्चे शामिल हैं। 1.5 साल, 4 और 6 साल के बच्चे की मौत हुई है। महिला घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष व चुराह के विधायक हंसराज सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे और इस दिल दहला देने वाली घटना पर अपना शोक व्यक्त किया। उन्होंने यहां ग्रामीणों के साथ बात कर घटना की जानकारी ली। उपाध्यक्ष ने अपनी ओर से फौरी राहत के तौर पर 20,000 देने का ऐलान किया है। हमारे करातोट गांव में जो है वो कोई आग जनी हुई है और उसमें 3 बच्चे और एक 26 साल का जो हमारा युवा था जिसके ये बच्चे थे वो जो है वो इस हादसे में एक्सपायर हुए हैं। तो अभी हम लोग आए हैं, पुलिस पहले पहुंच गई थी और हम सब लोग प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार साहब और हमारे जो मेडिकल की टीम है जिसमें BMO साहब पुरी जी और इनकी पूरी टीम हमारे साथ, हम साथ ही आए। और अब इसमें कुछ चीज़ें जो लग रही हैं, जो पेरेंट्स का कहना है कि लगी है, आग लगाई गई है, इस तरह का विषय आ रहे हैं, उसकी सारी जांच करने के लिए हमने कहा है कि इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा और उसको हमने अब चारों बॉडियों को जो है वो चंबा जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। उसके बाद जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। जहां पर जो लगेगा, जो अगर कोई दोषी निकलता है या कोई और परिस्थिति बनती है तो हम उसमें ये सब जनता को विश्वास दे रहे हैं कि न्याय होगा और न्याय संगत कार्रवाई होगी। और प्रधान साहब खुद इस मसले में जो है वो सारा देख भी रहे हैं। हमने पूरे परिवार के साथ भी बात की है, पूरे भाईचारे से बात हुई है, तो सबका कहना था पोस्टमार्टम ज़रूरी है और संदिग्ध लग रहा है, तो हमने इसीलिए ये स्टेप लिया है और जो भी बनेगा वो न्याय संगत होगा। और ये मैं तो चुराह की जनता को ये ही आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इसीलिए हम स्पॉट पे खुद आए हैं कि अगर ऐसी कोई घटना हुई है या कोई वारदात हुई है तो जो भी होगा वो सामने आएगा। सर, क्या इन्हें फौरी राहत दी जाएगी कुछ? अभी तो जब तक पोस्टमार्टम और सारी चीज़ें नहीं होती हैं तब तक तो प्रशासनिक तरीके से तो कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने अपनी तरफ से 20-1 रुपये जो है वो अभी दिए हैं और भी जो ज़रूरत पड़ेगी प्रधान साहब ने कहा है कि हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं और जैसे ही ये सारी कार्रवाई हो जाती है उसके बाद जो सरकारी प्रोसीजर्स में जो राहत है
वो पूरी मिलेगी इनको और सरकार इनके साथ है। शिमला नगर निगम द्वारा अपने सभी वार्डों में सुविधाएं प्रदान करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन ये दावे जमीनी स्तर पर कितने सटीक बैठते हैं इसका पता वार्डों में जाकर चलता है। रीव टाइम्स की टीम इन दिनों वार्डों में जाकर लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ले रही है। कई वार्डों में तो समस्याओं का अंबार है और कई जगह पर पार्षद बेहतर कार्य कर रहे हैं, जिससे लोगों को काफी सुविधा मिल रही है। नगर निगम के वार्डों में चाहे वो सफाई व्यवस्था हो या बिजली पानी या फिर सड़क जैसी मूलभूत सुविधा की दिक्कत देखने को मिलती है, पर शहर के कुछ ऐसे वार्ड भी हैं जिसमें पार्षद तन मन से कार्य करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण नाभा वार्ड नंबर 11 में देखने को मिला। जब रीव टाइम्स की टीम ने वार्ड नंबर 11 नाभा का दौरा किया तो वहां के लोगों ने वार्ड पार्षद सिमी नंदा की जमकर तारीफ की। अच्छे किए जा रहे हैं, शुरुआत से लेके 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अच्छे काम हुए हैं, लाइटें, सड़कें और अच्छे काम हुए हैं, साफ़ सफाई भी अच्छी हुई है हमारे वार्ड में और अच्छी चलती रहेगी, यही उम्मीद है जिस तरह से पहले चलती आ रही है कि वो अच्छी पेन लेते हैं, अच्छे जब नज़रिए से कोई काम करवाना चाहे तो करते हैं। कभी लोगों के बीच में भी आते हैं और उनकी देखते हैं, संभालते हैं और करते भी हैं, उनका निदान भी करते हैं। तो मैं ही क्या, मैक्सिमम अच्छे पब्लिक तो सब खुश है, ऐसी कोई नहीं। लोगों ने कहा कि पार्षद वार्ड में हर कार्य पूरी निष्ठा से करती हैं, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो या फिर अन्य मूलभूत सुविधाएं। लोगों ने कहा कि इस वक्त भी पार्षद द्वारा वार्ड में विकास के कई कार्य करवाए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कार्य किए जाने अभी बाकी हैं। मेरे यहाँ सामने ना नाले से बहुत पानी आता था जी, 2-3 साल लगातार आता रहा जी, बहुत ज़्यादा पानी आया। उसके बाद हमने फिर अपने काउंसलर को कंप्लेंट करी थी, जिन्होंने इस साल हमारा ये दीवार करवाई और हमारी परेशानी दूर हो गई। हमारे वार्ड में काम बहुत अच्छा हुआ है। एक तो पुल बना है, नया पुल बना, उसमें आने जाने वालों को बहुत अच्छा हो गया। दूसरा, ये मेरी दुकान के सामने पार्किंग ये कई सालों से टूट रही थी, इन 2-3 सालों में ये भी बन के तैयार हुआ और आजकल ये सीढ़ियों का काम लगा हुआ है, जिससे अब जनता को काफ़ी परेशानी से दूर होना पड़ेगा। और हमारे इस वल्ली फागली और पल्ली फागली दोनों में ये सीढ़ियों का काम चला हुआ है और ये करीब अभी मेरे समझ से 2-3 महीने में ही पूरा हो सकता है। और एक और समस्या थी हमारी यहाँ पे, मेरी दुकान के सामने बुजुर्गों के लिए हमने पार्किंग बनाई थी, बैठने के लिए बेंच लगवाए थे, जो कि ये CPWD के जितने मुलाजिम हैं इन्होंने उखाड़ दी थी। लेकिन अब हमने ये लगाई है दोबारा गवर्नमेंट से करके, इन्होंने गवर्नमेंट की वो उखाड़ ली थी, फिर पुलिस केस बना, लेकिन अब भी ये इसमें दखलंदाजी करते हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरी दुकान के सामने 3 बेंच लगे हैं, गवर्नमेंट ने लगाए हैं, और इसमें हम चाहते हैं कि झूले लगें और कुछ और अच्छा बन जाए। हमारे काउंसलर भी इसके लिए तैयार हैं, लेकिन ये बीच में दखलंदाजी CPWD वाले करते हैं। यहाँ का काउंसलर कांग्रेसी हैं, लेकिन तब भी हमारे उसमें वार्ड में काम बड़ा अच्छा चल रहा है और पहले से होता आ रहा है, और मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं अपने काउंसलर का, जिन्होंने हमारी मांग अपने सबसे ऊपर रखी। वार्ड नंबर 11 की पार्षद सिमी नंदा ने कहा कि वार्ड में कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नालों का चैनलाइजेशन किया जा रहा है, वार्ड में 2 पार्क भी बनकर तैयार हैं और तीसरा शीघ्र ही बनने जा रहा है। रास्तों को पक्का करने का कार्य किया जा रहा है, एक वर्षा शालिका भी बनकर तैयार है और दूसरी का काम भी शुरू हो चुका है और इसे जल्द ही तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पानी की समस्या से निपटने के लिए वार्ड में 5 लाख लीटर क्षमता वाले वाटर टैंक का निर्माण किया जा रहा है। पहले जो किया है वो है चैनलाइजेशन ऑफ नाला। चौड़ा मैदान से वार्ड शुरू होता है दलोग गांव तक, तो इसमें हमने जितने भी नाले थे वो सारे चैनलाइज किए हैं। इसके अलावा हमारा 2 पार्क्स अभी तक जो है, एक रेनोवेट हुआ है नाभा में, उसमें झूले वगैरह लग गए हैं, और एक चिल्ड्रन पार्क जो है वो हमारा कैंथ स्टेट एरिया में बना है। इसके अलावा तीसरा पार्क जो है हमारा अभी बनने वाला है लोअर फागली में। और हमने जितने भी रास्ते थे वो सारे मैंने अपने टेन्योर में पक्के किए हैं, डंगे लगवाए हैं काफ़ी सारे, और रेन शेल्टर हमारा एक बन के तैयार हो चुका है।
एक जो है हमने तो 30-40 साल पुराना था, उसको रेनोवेट करवाया है, और तीसरा रेन शेल्टर अभी हमारा जो है वो उसका काम प्रगति पर है। साथ ही में वार्ड में पानी की समस्या से निपटने के लिए एक 5 लाख लीटर कैपेसिटी का जो वाटर टैंक है उसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है। और आने वाले समय में अभी हमारा एक जो रोड है कनेक्टिविटी कैंसर स्टेट की रोड की, वो हम बाईपास रोड से लिंक रोड निकाल रहे हैं। उसका कार्य अभी बरसात ख़त्म होते ही शुरू हो जाएगा। और दलोग गांव के लिए जो काफ़ी समय से डिमांड है कि वहाँ पे एम्बुलेंस रोड चाहिए, वहाँ पे लगभग हमारे 450 लोगों की पॉपुलेशन रहती है, तो उसके लिए हमने FCA केस बनाया है जो स्टेट गवर्नमेंट के पास अभी जो है वो पहुँचा हुआ है, और हमें बहुत जल्द आशा है कि वो जल्द से जल्द हमारे को उसकी परमिशन मिल जाए। वार्ड नंबर 11 नाभा में जिस तरह से कार्य किए जा रहे हैं और लोग भी पार्षद द्वारा किए गए कार्यों से खुश नजर आ रहे हैं। यदि सभी वार्डों में इसी तरह कार्य किए जाए तो शिमला को स्मार्ट बनाने में वक्त नहीं लगेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।